बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं खानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ एक हमर और एस बैल हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र की खबर आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में दो खबरें हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के परिसर के अंदर कल मारपीट हुई थी, हमने आपको उसके तस्वीरें दिखाई थी। अब इस मारपीट के विरोध में आज एनसीपी शरद गुट ने, शरद पवार की एनसीपी ने मोर्चा खोल दिया। कल विधानसभा कैंपस के अंदर बीजेपी के विधायक गोपीचंद पडलकर और जितेंद्र आवाड के समर्थकों के बीच में मारपीट हुई थी, जिसके खिलाफ माहौल बहुत गर्म हो गया है। एनसीपी के विधायक रोहित पवार आज बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा गए। बैनर पर लिखा था गुंडा राज। रोहित पवार बीजेपी के विधायक पडलकर को सदन से 1 साल के लिए सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं और महाराष्ट्र विधान भवन में मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन भी हो रहा है। दोनों विधायकों के एक समर्थक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसमें फर्क यह है कि ये जो बीजेपी के विधायक हैं, इन्होंने तो माफी मांगी मीडिया के सामने आके कि जो कुछ हुआ वो बड़ा शर्मिंदा करने वाला है और मैं माफी चाहता हूं जो कुछ हुआ उसके लिए, मेरे समर्थक उसमें अगर थे तो। हालांकि उन्होंने कहा कि हम बाद में पुलिस जो एक्शन ले रही है हम उस पर लीगल कार्रवाई करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जितेंद्र आवाड के समर्थकों के साथ जो मारपीट हुई, तो जब पुलिस जिसके साथ उनके साथी के साथ वो भी इसमें थे घटना में, उनको पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो वो जीप के आगे बैठ गए। जितेंद्र आवाड एनसीपी शरद गुट के जो हैं कि आप उल्टा ही काम कर रहे हैं भाई, हमारे आदमी के साथ मारपीट हुई और आप उसी को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो पहले तो इस केस को लेकर के ये था कि पुलिस एक्शन ले बीजेपी विधायक के और उनके समर्थकों के खिलाफ। पुलिस दोनों गुटों की ओर देख रही है और एक्शन ले रही है। इसको भी लेकर के इशू बनाने की कोशिश जो विपक्ष है वहां का वो कर रहा है। कुछ बयान है, इस पर आपको दिखाते हैं। हमारे कार्यकर्ता के ऊपर जो एफआईआर रात देर दर्ज हुई है, तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है वो विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानीय और विधान परिषद के सभापति साहब इनके अंतर्गत आता है। तो वो जो डिसीजन लेंगे उसके ऊपर तो हम कोई बात नहीं कर सकते। वो आदरणीय कुर्सी पे बैठे हुए हैं जी, उन्होंने जो डिसीजन लिया है उसका हम सम्मान करते हैं। और जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है तो हम कोर्ट में जाएंगे। आज कोर्ट में हमारे वकील हे बिलकुल योग्य नाही। या ठिकाणी सभापती विधान परिषद यांच्या अंतर्गत हा परिसर येतो, त्यामुळे माननीय अध्यक्षांनी आणि सभापती आणि या संदर्भात जी काही कडक कारवाई आहे ती कडक कारवाई माननीय अध्यक्षांनी करावी अशा प्रकारची विनंती मी त्यांच्याकडे केलेली आहे। मला असं वाटतं की अशा प्रकारे एक तर या ठिकाणी व्यक्तिगत काही असेल तो त्यांचा मुद्दा आहे, पण हे विधान भवन आहे। विधान भवनाच्या प्रांगणामध्ये एवढा कडेकोट बंदोबस्त आहे असताना देखील हे पास घेऊन आले होते का आणि पास दिले गेले असतील तर ते कोणाच्या मार्फत पास दिले गेले हे त्याच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे। पण ते समर्थक आहेत का गुंड आहेत? आणि ही जर का परिस्थिती या राज्याची आली असेल तर मग विधान भवनाला अर्थ काय? ज्यांनी त्यांना पास दिले त्यांच्यावरती कारवाई झाली पाहिजे। मग तो कोणी असेल, ज्यांनी त्यांना पास दिले त्यांचं नाव आलं पाहिजे समोर, कारण हा अधिकार शेवटी अध्यक्षांचा असतो। अध्यक्षांची पण दिशाभूल केली गेली का हा पण विषय आहे। मात्र अशी मारामारी आणि आमदारांना धक्काबुक्की, ही गुंडागर्दी आता विधान भवनापर्यंत पोहोचली असेल तर मग हे फार अवघड आहे। ताबडतोबीने गृहमंत्र्यांनी आणि मुख्यमंत्र्यांनी सगळे विषय सोडून या गुंडांवरती आणि त्या गुंडांच्या पोशिंद्यांवरती कडक कारवाई केलीच पाहिजे। तरच तुम्ही या राज्याचे पालक मुख्यमंत्री म्हणून जनतेला तोंड दाखवायच्या पात्रतेचे आहात, असंच मी म्हणेन। अरे देखिए, ये जो मामला है ये एक तो महाराष्ट्र से आजकल सारी खबरें मारपीट की क्यों आती हैं पता नहीं। कभी भाषा के नाम पर, कल तो हम सोच रहे थे अच्छी खबर थी वो जब देवेंद्र फडणवीस जी और वहां सर उसमें भी अपडेट है, जब मुलाकात हुई थी। इसमें तो बड़ा ही स्ट्रेंज मामला है। ये शुरुआत कैसी हुई आपको मालूम है? विधानसभा के परिसर के अंदर ये पडलकर साहब जो बीजेपी के हैं, ये गाड़ी से आ रहे थे और ये उनके शब्द है, मेरे नहीं, कि मैं तो फ्रेश हवा खाने के लिए बाहर निकला। जितेंद्र आवाड तो वो भी बाहर खड़े हुए थे, ये गाड़ी से इधर आए। इनका जितेंद्र आवाड का कहना यह है कि इन्होंने मेरे बगल में गाड़ी रोक दी और बहुत जोर से अपना दरवाजा खोला जो मेरे पैर में लगा। जितेंद्र आवाड कहना है ऐसा इन्होंने जानबूझ के किया, मतलब गाड़ी के दरवाजे से मुझे टक्कर मारी जानबूझ के। उस समय इनका जितेंद्र आवाड का एक समर्थक वहां पर मौजूद था और उसने बहस की
बीजेपी के एमएलए से, वो मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। ये तो कल तक, परसों की बात है शायद से ना, और कल फिर वो आदमी जिसने बीजेपी के एमएलए के साथ गाली गलौज की थी वो बीजेपी के समर्थकों को दिख गया, तो उन्होंने कहा आज इसका हिसाब बराबर करते हैं। ऐसा ही कहानी बताई जा रही, क्यों सर? यही है, बिल्कुल यही। और वैसे भी अगर देखा जाए कि महाराष्ट्र की राजनीति में जितेंद्र आव्हाड तो मुंब्रा कलवा से विधायक हैं, शरद पवार के बेहद करीबी है, भाई कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, मंत्री रहे, हाउसिंग मिनिस्टर रहे, दबंग नेता है, मुसलमानों के बहुत मतलब पैरोकार है वो कल्याण ठाणे की राजनीति के। और पढ़लकर से उनका पुराना विवाद चल रहा है, अभी सोशल मीडिया पे दोनों के बीच में भी कहा सुनी हुई थी। पढ़लकर ने कहा था मैं देख लूंगा, जितेंद्र आव्हाड ने कहा था मैं तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके मैं तुमको देखूंगा। तो ये दोनों का वाद विवाद सोशल मीडिया पे भी चल रहा था, समर्थकों के बीच में भी उत्पात चल रहा था, लेकिन ये लगा नहीं था कि ये मामला इतना बढ़ेगा कि भाई विधान सभा के अंदर दोनों के समर्थक अपने पास बनवा कर पहुंचेंगे, वहां इस तरीके से गुंडागर्दी होगी। मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मामला है, विधान परिसर के अंदर इस तरीके से होना और आपस में मारपीट। आप ये बताइए कि क्या इसमें सिर्फ बीजेपी के विधायक की गलती है या दोनों तरफ से है? ये नहीं, दोनों तरफ की। मुझे लगता है जितेंद्र आव्हाड की ज्यादा गलती होगी। जितेंद्र आव्हाड जिस तरह की राजनीति करते हैं वो तो गुंडागर्दी की राजनीति हमेशा करते रहे, और पहले भी वो इस तरीके से धमके पलटकर को दे चुके थे। और कल ये मुझे लगता है कि जितेंद्र आव्हाड के जो समर्थकों ने वहां पर जाके जिस तरीके से पहले शुरुआत की थी, उसके बाद ये मामला तुल पकड़ा है। हालांकि पुलिस ने दोनों को तरफ से गिरफ्तारियां की, मामला दर्ज किया है। देवेंद्र फडणवीस देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे का भी बयान आया। विधान परिसर के अंदर होना, इस तरीके से पास बनवा के जाना, और ये भी है कि ऐसे लोगों को पास कौन बना के दे रहा है, ये भी जांच होना चाहिए। ये विधानसभा अध्यक्ष ने बंद कर दिया है कि आपकी जो कोई वनडे पास नहीं मिलेगा वहां पर किसी को, और समर्थक भी अगर किसी विधायक के साथ आएंगे तो वो भी बिना पास के नहीं आ सकते। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता था। पहले हमने देखा एमएनएस के लोगों ने मारा दुकानदार को और कई और लोगों को भी मराठी लैंग्वेज के ऊपर। फिर हमने देखा कि एमएलए हैं गायकवाड़ जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के, तो उन्होंने बॉक्सर वाला रोल ले लिया और एक कैंटीन वर्कर को बॉक्स मारा, वो बेचारा नीचे भी गिर गया। और फिर अब विधानसभा के परिसर के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर ये मारपीट होना, 2 एमएलएस का इन्वॉल्व होना, क्या ये प्रश्न नहीं उठाता कि कहीं ना कहीं हमको शर्म आती है कि हमारे कैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो पूरी मीडिया के सामने इस तरह का बिहेवियर करते हैं? अगर कोई भी चीज ऐसे होने वाली हो जिससे जो चीजें हैं गर्म हो सकती हैं, तो हम कम से कम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से ये उम्मीद करते हैं कि वो मैच्योर बिहेवियर दिखाएंगे, ना कि गुंडे बन जाएंगे परिसर के अंदर ही। सोचिए आम आदमी के सामने ये क्या दर्शा रहे हैं हम। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक्चुअली जो होना चाहिए था वो कि दोनों विधायक माफी मांगते हैं कि हमारे समर्थकों ने ऐसा भद्दा सीन क्रिएट किया। स्पीकर राहुल नार्वेकर को बुलाना चाहिए था दोनों को। मुझे लगता है राहुल नार्वेकर को इसमें इनिशिएटिव लेकर तुरंत बुलाना चाहिए था दोनों को, लेकिन हालांकि उन्होंने पास बनाना बंद कर दिया इस घटना के बाद। अब अगली बड़ी खबर जो है वो भी महाराष्ट्र की है, और बड़ी सियासी खबर आजकल बहुत चर्चा में, आज बहुत चर्चा में है। ये आपने देखा था कि कल विधानसभा के अंदर देवेंद्र फडणवीस ने बोलते हुए ये कहा था कि मैं तो यहाँ रहने वाला हूँ उद्धव ठाकरे से, 2029 तक तो मैं सत्ता में रहूंगा, आपको यहां आना है तो आप आ जाओ, मैं तो विपक्ष में भी जाने वाला नहीं हूं। फिर बाद में उद्धव ठाकरे ने कहा कि अरे ये तो मजाक में, उन्होंने कहा मजाक की आदत है देवेंद्र फडणवीस की। अब पता ये चल रहा है कि उसके बाद इन दोनों नेताओं की 20 मिनट अकेले में मुलाकात भी हुई। ये विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में दोनों नेता मिले, और उधर से देवेंद्र फडणवीस ही थे और इधर से बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, ये दोनों थे। इसमें एक किताब भेंट की उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को। किताब का शीर्षक था वाई हिंदी शुड नॉट बी इम्पोज्ड। तो उन्होंने कहा कि ये आप किताब ले लीजिए, और जो आपने कमेटी बनाई है ना कि हिंदी पढ़ाई जाए या नहीं पढ़ाई तय करने के लिए, ये किताब उस कमेटी को जरूर दे दीजिएगा कि वो इसको पढ़ें और फिर फैसला करें। तो ये एक विषय वहां पर उठा। लेकिन अब ये खबर बाहर आई तो सबसे ज्यादा परेशान किसको होना था? वो एकनाथ शिंदे थे, और एकनाथ शिंदे मुझे लगता है कि परेशान इस खबर से जरूर होंगे। लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी, ये जो ठीक चलती हुई उनकी नाव है, इसमें कोई ऐसा फैसला करेगी कि वो दोबारा हिचकोले खाने लगे? उद्धव ठाकरे से करीबियां बढ़ाना, ये जान करके कि ये परेशान करेगा एकनाथ शिंदे को, तो ये हम ज्यादा पढ़ रहे हैं इसमें या ऐसा कुछ किया जा रहा है? बताइए त्रिपाठी जी। देखिए, कहा जाता है ना कि राजनीति में सब कुछ रणनीति के लिहाज से तय होता है। मराठी भाषा विवाद जो शुरू हुआ, उस विवाद को हवा देने में कहा जाता है, ऐसे महाराष्ट्र में खूब चर्चा है पावर कॉरिडोर में, कि एकनाथ शिंदे की भूमिका बहुत बड़ी थी। अच्छा, एकनाथ शिंदे के लोगों ने सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चलाई, और जो बाकायदा शिंदे जी का पीआर देखने वाली टीम है, उसको भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के लोगों ने चिन्हित किया।
उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको रिपोस्ट करके बताया कि शिंदे साहब ये आपके लोग गलत कर रहे हैं। अभी देखने में तो लगता है ठीक है भाई, उनका कोई उत्साही समर्थक होगा, लेकिन जिस तरह से एकनाथ शिंदे की पार्टी की भूमिका रही उसमें यह माना जाता है कि देवेंद्र फडणवीस को बैकफुट पर करने के लिए, एक बैड लाइट में गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए उसको यह उपयोग किया गया। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों को समझ में आ गया कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस, उसको तो अगर यह बात हुई है तो उसको तो कहीं न कहीं हिसाब सेटल करना होगा उनको। उस हिसाब सेटल के तौर पर आप देख सकते हैं, आप इसको यूं भी देखिए कि उद्धव ठाकरे के लिए भी अगर वो कोई रणनीति बना रहे हैं तो उसमें क्या सत्ता से इतनी लंबी दूरी किसी काम की होगी। और ये ज्यादातर विश्लेषक मानते हैं, मैं भी इस बात को मानता हूं कि जब आप मराठी की तरफ जाते हैं, शिवाजी महाराज की तरफ जाते हैं, तो जिसको कहते हैं आप कहां पहुंचेंगे, आप उस रास्ते से चलते हुए अंतिम स्टॉप आपका होगा हिंदुत्व। और जब अंतिम स्टॉप आपका हिंदुत्व होगा तो वहां पहले से कौन खड़ा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और इसको आप यूं भी देखें कि बीएमसी के चुनाव के पहले अलाइनमेंट भले है, लेकिन हां सॉफ्ट करना धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में अचानक तो होगा नहीं। कर रही है उद्धव ठाकरे को, आप कह रहे हैं, और मैसेज देना चाहती है एकनाथ शिंदे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये लगता है ऐसा है। नहीं, कभी तो ये काम कभी कभी केवल मैसेजिंग के लिए होता है कि भाई देखो तो हम तुम्हारे साथ ठीक रहेंगे, तुम भी हमारे साथ ठीक रहो। फिर ये दूसरी बात होती है फुल फ्लेज जाना उसमें कि अब हम इस दिशा जाना चाहते हैं। नहीं, अभी जाना नहीं चाहते, लेकिन कई बार गाड़ी खड़ी करके देखना तो पड़ता ना कि किधर जाना है, नहीं जाना। और मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि देवेंद्र फडणवीस साहब ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई एकनाथ शिंदे को, उससे पहले एकनाथ शिंदे ने मैसेज दिया ना, क्योंकि उनको लगा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक होंगे तो मराठी का नेता होना, एकनाथ शिंदे का एमएलए समर्थन में आ गया था। हाँ, तो वही तो करो, मराठी के नेता होने के लिए उनको खड़े रहना जरूरी है कि उद्धव ठाकरे और उनके खिलाफ। और दूसरी बात जो बात चल रही है, जिसका पहले शायद समीर जी ने भी जिक्र किया था, कि होम मिनिस्ट्री को लेकर एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस पर थोड़ा प्रेशर बनाना चाहते हैं। अभी भी वही चाह रहे हैं वो कि किसी तरह से अगर बवाल होगा तो वो कह सकते हैं कि भाई, तो नहीं, बात सेटल कहाँ से होती है, जब मिलेगी नहीं तो सेटल हो जाती है क्या? सेटल तभी होगी जब शिंदे साहब को कुछ मिले नहीं मिले, तो वो दोनों तरफ की मैसेजिंग चलती रहती है। अब इनको क्या नहीं मिला जो ये परेशान है, ये आप मुझे बता दीजिएगा। अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी के अंदर घमासान है। हम टीएमसी की बहुत बात करते हैं और टीएमसी के अंदर भी धड़े हैं, एक कहते हैं एक ममता बनर्जी का, एक अभिषेक बनर्जी का। वहां सांसद खुले में लड़ते हैं, ट्विटर पर लड़ते हैं, सड़क पर भी लड़ते हैं, वो सब आप देखते हैं। बीजेपी के अंदर जो होता है वो ऐसे खुल के बाहर नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है, गड़बड़ बीजेपी के अंदर है। और उस व्यक्ति के साथ गड़बड़ है जो इनका प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था। और अब ऐसा लगने लगा है कि अगले चुनाव में, क्योंकि चुनाव दूर नहीं रह गया, अगले साल चुनाव है, ममता बनर्जी के इस मजबूत किले को बीजेपी को अगर ढाना है तो क्या इस तरीके से वो कामयाब होगी? आपसी गुटबाजी ने बीजेपी को कैसे कमजोर किया है, इसकी हम लोग बात करेंगे। बीजेपी में माना जाता है कि शुभेंदु अधिकारी अपने आप में एक गुट है। वो टीएमसी से आए, टीएमसी से रिश्ते उनके बहुत खराब हो चुके हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़के जीत के आए थे, तो वो अपने आप को अपना एक कद मानते हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो हैं, लेकिन पूरी पार्टी के सर्वमान्य नेता नहीं है। दूसरा गुट है आरएसएस का, और अब जो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं वो आरएसएस, कोर आरएसएस के आदमी हैं। और एक तीसरा भी वहां पर गुट है, वो दिलीप घोष का है, जो सांसद हैं और वहां के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। और दिलीप घोष अब तक आप माने तो सबसे विजिबल, शुभेंदु अधिकारी के साथ सबसे विजिबल फेस था बंगाल बीजेपी का। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसा हो गया है कि या तो बीजेपी इनको काट देना चाहती है या ये कुछ कटे कटे घूम रहे हैं अपनी पार्टी से। इसकी शुरुआत हुई थी एक पूजा के कार्यक्रम में, ममता बनर्जी के साथ दिलीप घोष शामिल हो गए थे और आज एक ही सोफे पर बैठे हुए इनकी तस्वीर आ गई थी। उस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। बीजेपी के लोगों ने खुलकर बंगाल में कहा कि दिलीप घोष को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जाने मतलब जैसे ममता बनर्जी जानी दुश्मन हो कि उनके साथ आप कैसे तस्वीर खिंचवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई पूजा का कार्यक्रम था, उसमें वो भी आई, मैं भी आया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनको बहुत बैकलैश झेलना पड़ा था। फिर उसके बाद आज जो खबर है वो ये कि मोदी जी जो बिहार से भी बंगाल में रैली करने के लिए जा रहे हैं, उस रैली में दिलीप घोष शामिल नहीं है। और दिलीप घोष खुलकर कह रहे हैं कि मुझे पार्टी ने नहीं बुलाया, मेरे कार्यकर्ता मुझे बुला रहे हैं, लेकिन पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री की जनसभा में आने के लिए आमंत्रित ही नहीं किया है। तो मैं दिल्ली जा रहा हूं, मुझे दिल्ली में एक पार्टी का ही काम है, वहां भी पर्सनल काम से नहीं जाऊंगा, पार्टी के काम से जा रहा हूं। लेकिन यह स्थिति हो गई है, सोचिए। इनका स्टेटमेंट हमारे पास है, सुना देते हैं आपको।
না দিল্লি যাচ্ছি। হ্যাঁ দিল্লি যাচ্ছেন, মানে আমাদের সবার বক্তব্য আপনি তো বলেছিলেন যে কর্মী হিসেবে আপনি আজকে মোদির সভায় যাবেন। আমাকে কর্মীরা ডেকেছিলেন তাই আমি হ্যাঁ করেছিলাম। পার্টি ডাকেনি, হয়তো পার্টি চায়ও না আমি যাই, অস্বস্তি হবে, সেজন্য আমি যাচ্ছি না দুর্গাপুরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভা। আর দিল্লি যে চলে যাচ্ছেন সেটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য না কোনো কাজ আছে? দিল্লিতে বিশেষ কাজে যাচ্ছি, পার্টিরই কাজে যাচ্ছি। এটা কি বিজেপি? अब बताइए समीर जी, क्या नाराजगी हो गई ऐसी इनसे कि पार्टी ने इनको प्रधानमंत्री की सभा में नहीं बुलाया, पूर्व अध्यक्ष को? देखिए, कई लंबे समय से दिलीप घोष का पार्टी के साथ थोड़ा थोड़ा विवाद स्थानीय स्तर पर चल रहा था। हालांकि अमित शाह जी के बड़े करीबी रहे। 2014 में जब अमित शाह अध्यक्ष बने तो इन्हें 2014-15 में बंगाल का अध्यक्ष बनाया गया था और संघ से ये भारतीय जनता पार्टी में भेजे गए थे। 2014 में पहले महासचिव बने प्रदेश के और फिर प्रदेश अध्यक्ष बने और लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। और देखिए, अभी जब 2024 का चुनाव, ये वर्धमान दुर्गापुर से चुनाव हारे ये, तो उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था। इन्होंने कहा था कि 2019 का चुनाव मैं मेदिनीपुर से जीत गया था और 2024 का चुनाव मुझे हारने के लिए वर्धमान भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट हार गई, मेदिनीपुर भी नहीं जीत पाई, वर्धमान भी हरवा दिया। तो उन्होंने पार्टी के खिलाफ इस तरह के आरोपों का जिक्र किया था। जिस तरह के जो विपक्ष के नेता है उनके साथ भी इनका अनबन लगातार पार्टी के अंदर चल रहा है। लेकिन अभी ये एक अच्छी बात इनके साथ जो मतलब व्यक्तिगत रूप से अच्छी रही कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बने सुमित भट्टाचार्य, वो इनका काफी करीबी माने जाते हैं क्योंकि वो संघ पृष्ठभूमि के आते हैं। मौजूदा अध्यक्ष, हाँ मौजूदा अध्यक्ष दिलीप घोष के काफी अच्छे मित्र हैं और कहा जा रहा है कि उसके बाद से ये थोड़े पार्टी में एक्टिव भी अपने आप को महसूस कर रहे थे। लेकिन आज न बुलाया जाना, ये हो सकता है कि भाई क्षेत्रवाल बुलाया होगा तो वहां नहीं बुलाया होगा, कोई कारण हो सकता है। लेकिन एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को जो पार्टी का लंबे समय चेहरा रहा हो, संघ के जमीनी स्तर पर उन्होंने बहुत काम किया हुआ, न बुलाना मुझे लगता है स्थानीय पॉलिटिक्स का एक कारण रहा होगा। लेकिन एक अध्यक्ष सांसद क्यों नहीं बुलाएंगे? पूर्व सांसद रहे। अब ये कहा जा रहा है कि भाई जहां रैली थी वहां के लोगों को आमंत्रित किया गया था, जब कलकत्ता में रैली होगी तो फिर उनको उस समय बुलाया जाएगा। तो फिलहाल अभी ये मामला बहुत तूल नहीं पकड़ा है पार्टी के अंदर। लेकिन एक स्थिति तो खराब बता रही है कि अब चुनाव है अगले साल, अगर संगठन इस तरीके से अगर आपस में खींचतान होगा कि भाई अगर विपक्ष के नेता पार्टी को अपने हिसाब से चलाएंगे, नए प्रदेश अपने हिसाब से पार्टी को चलाना चाहते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का इस तरीके से अगर नजरअंदाज किया जाएगा तो संगठन पे इसका असर पड़ना तय है। देखिए, अब अगले साल तक बीजेपी अपना घर ठीक कर पाती है कि नहीं चुनाव से पहले। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंट, द रजिस्टर्ड फ्रंट, इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। टीआरएफ को अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि टीआरएफ इज नाउ अ डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में भी इसका नाम डाल दिया गया। भारत क्या कहता था? लगातार भारत ने कहा कि ये जो टीआरएफ है इसने पहलगाम में 26 लोगों को मारा, धर्म पूछ के, सर में गोली मारी सबके। ये कुछ और नहीं, ये लश्कर-ए-तैयबा ही है, बस कश्मीर में जब ऑपरेट करता है तो उसने अपना नाम बदल लिया है। पाकिस्तान ने इस टीआरएफ के बचाव में यूएन में जाकर के बयान दिए। जब यूएन में भारत ने कहा कि इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए तो इसका बचाव पाकिस्तान ने यूएन में किया और आज पाकिस्तान अमेरिका जो है इसको आतंकवादी संगठन मान रहा है और खुद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने इसका ऐलान किया कि आज से टीआरएफ एक आतंकवादी संगठन है। और उसी स्टेटमेंट में यह लिखा हुआ है फॉरेन मिनिस्ट्री अमेरिका की कि यह टीआरएफ कुछ और नहीं बल्कि लश्कर-ए-तैयबा ही है। इससे बड़ी आप मतलब एक बहुत बड़ी बात मैं इसको मानता हूं बैल साहब। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी जीत है हमारी डिप्लोमेसी की कि उनको एक डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का खिताब मिल गया है। और साथ में कई बार ना हम लोग ये सोचते हैं, कई जो ज़्यादा इससे इन्वॉल्व नहीं है लेकिन हमेशा क्रिटिक रहते हैं, वो ये कहते हैं कि अभी देखिए लश्कर-ए-तैयबा भी है, जैश-ए-मोहम्मद भी है, तो उनके वो भी तो डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके ऊपर ऐसा क्या हो गया या पाकिस्तान उनको इतना सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान के अंदर अब वो स्टेटमेंट्स जो आपके चैनल पे आज रोज आ रही हैं तो, और जो भारत के अगेंस्ट काम करते हैं। और टीआरएफ एक्चुअली क्या है? एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर-ए-तैयबा की, और उसमें सुलेमान का नाम आया था जो एक्स पाकिस्तान आर्मी का कमांडो है, जो कि भारत आया था उसी समय पे, और वो उसी फॉरेस्ट में था अप्रैल 20 और 25 के आसपास, जिस जगह पे ये आतंकी हमला हुआ था अप्रैल 22 को। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो दर्शा रही हैं, लेकिन जो क्वेश्चन सारे लोग पूछ रहे हैं मैं उसका आंसर आज करना चाहता हूं। जैसे ही आप एक डेजिग्नेट करते हैं ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन
कहीं पे भी आसानी से मूव नहीं कर सकती, कहीं भी आ जा नहीं सकती। उसके जितने भी इंटरनेशनल एसेट्स होते हैं उन देशों के अंदर वो फ्रीज हो जाते हैं। उनको फाइनेंस कलेक्ट करने में, फंड कलेक्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। साथ में कुछ भी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या किसी देश से दूसरे देश जाना चाहते हैं, उनको वीजा भी नहीं मिलता। और साथ में उनके ऊपर नजर रखी जाती है, अगर वो कोई भी ऐसी गतिविधि कर रहे हो और वो गतिविधि किसी भी देश से रिलेट करती हो तो उसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग में मदद की जाती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अनेकों प्रतिबंध, चाहे वो टेक असिस्टेंस के हैं, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हैं, चाहे वो फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स के हैं, वो वीजा देने के हैं, उनकी मूवमेंट के हैं, वो सारे उनके ऊपर प्रतिबंध लग जाते हैं ग्लोबली। जिस देश ने सबसे पहले हमेशा यूएस करता है, उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी आ जाता है, कनाडा, यूके में भी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया भी। मैं सर इसको अब लॉजिक से आगे बढ़ा रहा हूं कि ये बात फिर कहां तक जाएगी। ये देखिए साहब, ये जो स्टेटमेंट है, टेररिस्ट डेजिग्नेशन ऑफ द रेजिस्टेंट फ्रंट, खबर के ऊपर, प्रेस स्टेटमेंट के ऊपर का शीर्षक, नीचे लिखा है मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जुलाई 17, 2025 का ये स्टेटमेंट अमेरिका के विदेश मंत्री का। सर वो ये कह रहा है कि हमने टीआरएफ को डेजिग्नेटेड फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। फिर वो नीचे लिखते हैं कि लश्कर तैयबा, टीआरएफ और लश्कर तैयबा फ्रंट एंड अ प्रॉक्सी क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अप्रैल 2025 पहलगाम अटैक। मतलब अमेरिका ये मान रहा है कि इस टीआरएफ ने हत्याएं कराई, वो आतंकवादी हमला इसने किया, और टीआरएफ कुछ नहीं, लश्कर तैयबा ही है। मतलब भारत के पास पूरा हक था लश्कर तैयबा पर हमला करने का। बहुत सरल भाषा में भारत के लोगों के लिए समझने की जो बात है, सब के बाद हमारी विदेश नीति का ये कमाल है। आप इतने दिनों से ये सोचते थे कि आखिर क्यों मोदी कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, क्यों विपक्ष इतना कॉर्नर कर रहा है लेकिन फिर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अमेरिका का विदेश सचिव अगर इस तरह की बात करता है, विदेश मंत्री, तो आप समझिए उसको, चूंकि वो फॉरेन सेक्रेटरी है लेकिन वो फॉरेन मिनिस्टर होता है उनके यहां, वो अगर ये बात कह रहा है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ भारत जो चाहता था वो उसने करा लिया। और ये किसी भी मंच पर, किसी भी फोरम से उनके ज्वाइंट डिक्लेरेशन से ज्यादा बड़ी बात है कि सैंक्शन लगाया टीआरएफ पर। अब इसको यूं भी समझिए, सब कहने के बाद, मतलब अभी कहेंगे थोड़ा आप लोग फिर नाराज भी होंगे कि फिर से कह दिया, लेकिन वो माय फ्रेंड ट्रंप तो चल रहा है, काम तो कर रहा है। अच्छा, ठीक से कर रहा है ना, नहीं तो ऐसा क्यों होता? बताइए सर, कितनी बड़ी बात है? बड़ी बात है, डिप्लोमेसी के लेवल पर, डिप्लोमेटिक विन भी है, और इससे दुनिया को भी समझ में आया कि भारत जो बात कह रहा था आतंकवाद को लेकर और टीआरएफ को लेकर, लश्कर तैयबा के कनेक्शन को लेकर, वो एक बड़ी जीत है और अमेरिका ने उसको माना है। फिर यूनाइटेड नेशंस में भी वो कैसे जाकर बात बनती है, उसको मैं बहुत बड़ी जीत के तौर पर भी देखता हूँ। और डिप्लोमेसी में हमने बहुत अच्छा ही काम किया है, लेकिन थोड़ा सा काम इंटरनल लेवल पर भी हो जाता कि वो आतंकवादी मिल जाते जिन्होंने हमला किया था। तो बहुत दिन हो गए, दिन भी गिनने में मुश्किल हो रहा है। ये भी नहीं पता कितने आतंकवादी थे, कहाँ गए हैं कि नहीं हैं। यदि वो भी मिल जाए तो जो न्याय जिनको मिलना चाहिए, जिनको तकलीफ है, जो 26 लोग, अभी एलजी का स्टेटमेंट था कश्मीर के, और क्योंकि 2 इनके मददगार पकड़े गए थे लोकल, हाँ, और उन्होंने ये 4 कुल थे, 3 की पहचान हो चुकी है। एलजी ने कहा कि पहचाने जा चुके हैं सारे के सारे। तो अब मतलब पकड़ने के लिए क्या करना है इसके अलावा? इनकी उम्र ज्यादा, हालांकि उन्होंने तो कहा एलजी साहब ने कि मेरी गलती थी, मैंने गलती भी मान ली है। अब लेकिन वो पहचाने भी गए हैं, तो पकड़े जाने में क्या कोई दिक्कत है कुछ अलग से? ये तो सर, ये सवाल तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर क्योंकि वो न्याय तो लोगों को तब मिलेगा ना जब वो आतंकवादी। ऐसे भी बातचीत आ रही है कि वो शायद इस देश में ही नहीं है और वो उसी टाइम मूवमेंट आउट करके बाहर जा चुके हैं। तो ये बॉर्डर पर दोनों तरफ चलता है कि दरवाजा दोनों तरफ खुला हुआ है, आने का भी जाने का भी? ये तो सर बता सकते हैं, मुझे नहीं जानकारी। देखिए ऐसी बात, आप मुझे बताइए, क्या बॉर्डर फेंसिंग लगी है नेपाल बॉर्डर तक? क्या बॉर्डर फेंसिंग लगी है आदि जगहों में? बांग्लादेश बॉर्डर पे के अंदर क्या आप तो अभी बातचीत अगर आपको उस समय की याद हो तो इवन श्रीलंका की बात चल रही थी कि कहीं वो श्रीलंका के रूट से तो बाहर नहीं चले गए, लेकिन वो देश से बाहर चले गए। राइट। एनीवे, अब ये कहा गया है कि जल्दी ही आतंकवादी जो हैं ये या तो पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे, और पूरा देश यही इनका अंजाम होते हुए देखना भी चाहता है। बहुत शुक्रिया बैल साहब, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका।